इस तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर देना बाद में, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ भाई फर्स्ट ईयर, आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था मैम, इसे आप थोड़ा बांध दीजिए प्लीज। हाँ वो थे क्वाड्रेट्स में, है ना। कल हम बात कर रहे थे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ऐसे टूट जाएगा ये, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में कल हम लोगों ने बात की थी। तो क्वाड्रेटा में क्या लक्षण बताए थे कल अंकित? क्वाड्रेटा के लक्षण बताइए। यहाँ से जाने के बाद कॉपी किताबें सब रख जाती हैं क्या, उठा के नहीं देखी जाती? जल्दी बात है। हाँ भाई फर्स्ट ईयर, हाँ बिल्कुल सही बात, कचरक दंड पाई जाती है इसमें। चलिए फिर बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी वर्टिब्रेटा के बारे में, ठीक है। वर्टिब्रेटा क्या होता है? एक सब फाइलम है, उपसंघ, ठीक। इसे डिवाइड किया था कल हम लोगों ने दो पार्ट्स में। एक गिनेथा एंड गिनेथोस्टोमेटा में, ठीक है। एक गिनेथा के बारे में ऑलरेडी बात चकल की नहीं थी ज्यादा, ठीक है। हाँ भाई क्लास, कल हम लोगों ने बात की थी ना, थोड़ा सा चेयर यहाँ दे दीजिए। हाँ भाई कल हम लोगों ने बात की थी क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। क्वाड्रेटा के जब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो उसे हमने सब फाइलम वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया था, ठीक है ना। और ये आपका वर्टिब्रेटा जो है इसे हमने क्यों रखा था, कोई भी एनिमल वर्टिब्रेटा में क्यों आता है, मतलब कशेरुकी उसमें क्यों आता है, क्यों रखेंगे आप किसी भी एनिमल को वर्टिब्रेटा में?
वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक। हाँ भाई, किसी भी एनिमल को आप इसमें क्यों रखेंगे वर्टिब्रेटा में, ये मेरा सवाल था। क्या आप मॉलस्क को इसमें रख सकते हैं? देखिए क्लास, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बताया जा रहा है, पर तो मुझे जवाब बहुत जल्दी चाहिए होता है। वर्टिब्रेटा का मतलब हो जाता है कशेरुकी, से हम हिंदी में बोलेंगे तो किसी भी जंतु को हम वर्टिब्रेटा या फिर कशेरुकी में इसलिए रखते हैं क्योंकि, बिल्कुल सही बात है मैंने, गुड, कि इसमें कशेरुकी दंड उपस्थित होता है, ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोला जाए तो इसमें वर्टिब्रल कॉलम उपस्थित होता है। क्या चीज पाया जाता है इसमें? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। जैसे हम लोगों में स्पाइनल कॉर्ड और प्रेजेंट रहती है ना बैकबोन के वहां पर, तो क्या होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम ही तो रहेगा। तो ये वर्टिब्रेटा में आने वाले जंतु होते हैं जो, उनमें क्या पाया जाता है? वर्टिब्रल कॉलम या फिर कशेरुक दंड पाया जाएगा, ठीक है। फिर हमने वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में डिवाइड किया था, दो भाग में फिर हमने डिवाइड किया इनको, एगिनेथा एंड गिनेथोस्टोमेटा में। इसके बारे में हम लोग कल बात कर चुके थे। एगिनेथा मतलब इसमें एक चीज अनुपस्थित है। क्या अनुपस्थित होगी? जबड़े, ठीक है। इसमें एगिनेथा के जो सदस्य होते हैं या इसके जंतु होते हैं उसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जबड़े वो अनुपस्थित होते हैं इसमें, ठीक है। ए मीन क्या होता है? अनुपस्थिति, ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं अपने गिनेथोस्टोमेटा के बारे में, तो ये जो गिनेथोस्टोमेटा है उसमें कौन से एनिमल्स आते हैं? जिनमें जबड़े पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ एगिनेथा मतलब जॉ लेस एनिमल, गलत नहीं होगा फिर, या फिर जबड़ेहीन जंतु, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं एगिनेथा को, फिर हमने दो भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट इज ऑस्ट्रेकोडर्मी, फर्स्ट इज ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड सेकंड इज साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है क्लास। तो जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेकोडर्मी के बारे में, ठीक, तो ये ऑस्ट्रेकोडर्मी जो है एक्चुअली पहली बात तो ये विलुप्त हो चुके हैं। पहला कैरेक्टर तो यहाँ पे यही आ जाता है कि ये विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब जब हुआ करते थे तब भी तो कोई ना कोई कैरेक्टर होगा इनमें, विलुप्त तो अब हुए हैं ना। तो जब उनके कैरेक्टर था तो एक्चुअली इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता था, बाह्य कवच। क्या पाया जाता था? बाह्य कवच उपस्थित होता था इसमें, और ये बाह्य कवच जो था वो कैसा होता था? बहुत मोटा होता था, ठीक है। जिसे हम बोलते थे आर्मोर। क्या बोला जाता था? आर्मोर, ठीक है। इस कवच को क्या बोलते थे हम? आर्मोर के नाम से जानते थे, ठीक, ऑस्ट्रेकोडर्मी में, क्लियर। वहीं जब हम बात करें साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, तो साइक्लोस्टोमेटा के जो सदस्य होते हैं, पहली बात इनमें ईल के जैसी संरचना होती है। इनकी संरचना कैसी होगी? ईल के जैसी। अब आप लोगों को यही पता नहीं है ईल क्या होता है ना। शक्लें बताती हूँ बच्चों की। देखिए, ईल जो है ये एक फिश है, ये जीके का भी क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर, ध्यान रखिएगा। ये जो ईल होती है ये एक फिश होती है, इलेक्ट्रिक फिश नहीं होती उन्हें। देखिए, ये ईल जो होती है ये एक फिश होती है, लेकिन इसकी संरचना जो होगी वो सांप के जैसी होती है। ईल जो है ना मछली है कहने के लिए, मगर इसकी संरचना जो है वो आपको कैसी मिलेगी? सांप के जैसी मिलेगी, लाइक दिस, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा के सदस्य जो होते हैं उनकी भी संरचना कैसी होगी? सांप के ही जैसी होगी, पहली बात, ठीक। इसमें आप लोग जानते हैं क्या उपस्थित होते हैं? मछलियों में फिन्स पाए जाते हैं, पंख, है ना। तो इसमें ये पंख उपस्थित होते हैं जो कि जनरली आपके सांप में देखने को नहीं मिलेंगे बस, ठीक है। लेकिन इनकी संरचना जो है वो सांप के जैसी होती है, इस तरह से
सिर्फ इनमें फिन्स उपस्थित होंगे, और ये फिन्स जो है ने हम क्या बोलते हैं, डिस्कवरी पे देखा। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, डिस्कवरी पे तो देख ही सकते हैं आप बेटा। देखिए जब हम बात करते हैं आपके किसकी, साइक्लोस्टोमेटा की, तो इस पर पंख उपस्थित होते हैं। ये दो पंख इसके पृष्ठ भाग पर है ना, तो इन्हें क्या बोलेंगे, पृष्ठीय पंख, ठीक। और ये लास्ट में आप ये देख रहे हैं एक छोटा सा पंख जो इसकी पूंछ पर उपस्थित है ना, तो इसे या तो आप पुच्छीय पंख बोलिए, चाहे आप इसे कॉर्डल फिन बोलिए। इस रीजन को, इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, कॉर्डल के नाम से जानते हैं। तो पूंछ पर जो जनरली फिन उपस्थित होती है वहां आप पुच्छीय तो आप भूल जाइए, अब उसे आप जनरली कॉर्डल फिन के नाम से जाना कीजिए, कॉर्डल फिन, ठीक है ना। मछलियों में पाए जाने पंखों को हम क्या बोलते हैं, फिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फिन, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा के बारे में क्लास, तो इसके सदस्य कैसे होते हैं, एक तो ईल के जैसे होंगे, मतलब उनकी संरचना कैसी होगी, लाइक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर की होगी, ठीक है। और इनमें सक्टोरियल माउथ उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, सक्टोरियल माउथ। अब समझिएगा सक्टोरियल माउथ का मतलब क्या है। ये जो साइक्लोस्टोमेटा के सदस्य होते हैं ना, जैसे पेट्रोमाइजोन वगैरह, ठीक है, तो ये हमेशा सांगिवर्ग, खून चूसने वाले जंतु होते हैं। ये बाह्य परजीवी के तौर पे रहते हैं। कैसे रहते हैं, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी सबको पता है मतलब क्या है, जो किसी पोषक के शरीर के बाहर उपस्थित हो, ठीक है। तो सक्टोरियल माउथ का मतलब हो जाता है क्लास कि ये अपने मुंह से, ये सपोज कीजिए ये मेरा हाथ जो है कोई पोषक है, कोई मछली या कोई टर्टल मान लीजिए, आप मछली मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं अपने मुंह से, इनका मुंह जो होता है वो कुछ राउंडेड शेप में रहेगा या नीचे की तरफ यहाँ उपस्थित होता है, ये राउंडेड शेप में। अगर आप इसको उठा के देखोगे ना इस रीजन को, तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा आपको, ठीक है, जिस पर कुछ दांत लगे रहते हैं इस तरह के, ठीक है, हॉर्नी टीथ बोलते हैं इन्हें जनरली, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ दांत लगे रहते हैं, इसमें जीभ भी होती है, उस पर भी दांत लगे रहते हैं, क्योंकि ये इनका काम क्या होता है, एक्टोपैरासाइट है, तो इनका तो मतलब भी क्या रहा है, ये खून चूसने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ये। तो सक्टोरियल माउथ मतलब ये अपने मुंह से किस पर चिपक जाते हैं, अपने पोषक के शरीर पर चिपक जाएंगे, किसी मछली के शरीर पर चिपक जाएंगे। चिपकने के लिए किसका यूज करते हैं, अपने इन्हीं दांतों का, ये गड़ा देते हैं बुरी तरह से उनमें, ठीक है ना। तो कहने की बात ये है कि उनमें माउथ जो है वो कैसा होगा, सक्टोरियल, सक करने वाला होगा, चूसने वाला, ठीक है। कैसा होगा, ये चूसने वाला होगा। कोई भी इसकी मछली के शरीर पर जब ये इस तरह से गड़ा देता है तो उसमें से क्या निकलने लगेगा, खून निकलने लगेगा। तो खून को क्या करेगा, वो सक करेगा, अपने माउथ के द्वारा ही तो करेगा। सॉरी, जोक, बिल्कुल सही बात है, जोक में भी यही होता है, पर उसका सक्टोरियल माउथ तो आप कह नहीं सकते क्योंकि उसमें है ना बेटा, ये जो ये होते हैं ना, ये है ना, ये सक्टोरियल माउथ आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही बात बोली है आपने कि इसमें भी, जोंक में भी इसी टाइप का होता है पूरा, क्योंकि वो भी बाह्य परजीवी होते हैं। किसी पोषक के शरीर पर जब चिपकता है ना वो भी, तो सबसे पहले उसके शरीर में क्या प्रवेश करा देता है, एंटीकोगुलेंट, जिसकी वजह से उसके ब्लड में थक्का नहीं जमता है। वो हमेशा फिर क्या करता रहता है, लीच, मतलब जोंक जो है आराम से खून चूसता रहता है ना। वरना जनरली क्या होता है हमारे शरीर में, खून निकलने के बाद 1-2 मिनट बाद बंद हो जाता है, थक्का जम जाता है वो, है ना, क्लॉटिंग हो जाती है ना प्रोसेस। तो क्लॉटिंग ना हो, थक्का ना जमे, इसके लिए लीच और इसके सदस्य साइक्लोस्टोमेटा के पेट्रोमाइजोन, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक एंटीकोगुलेंट, इसको हिंदी में प्रतिस्पंदक ऐसा कुछ बोलते हैं, वो प्रवेश करा देते हैं अपने पोषक के शरीर में, जिससे उसमें थक्का नहीं जमता उनके ब्लड का। लेकिन आप कंपैरिजन बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी नाइस, ठीक है। तो यहाँ बात रही साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, ठीक। अब क्लास हम बात कर लेते हैं गिनेथोस्टोमेटा के बारे में। समझ में आ रहा है ना बेटा, लैम्प्रे, हाँ बिल्कुल सही बात है विनय, लैम्प्रे भी बोलते हैं इसको हम, पेट्रोमाइजोन को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गिनेथोस्टोमेटा के बारे में, ठीक। रोहन समझ में आ रहा है ना बेटा। देखें, जब हम बात करते हैं गिनेथोस्टोमेटा की, तो गिनेथोस्टोमेटा को फिर हमने 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया है।
किसमें? सुपर क्लास में। सुपर क्लास में फिर हमने इसको डिवाइड किया है। यस, गुड। देखिए दो सुपर क्लास कौन सी है? पीसेस ग्रुप एंड टेट्रापोडा। ठीक है, पीसेस, पहले पीसेस के बारे में बात कर लेते हैं। पीसेस में आती हैं आपकी सारी मछलियां। पीसेस ग्रुप का मतलब हो जाता है मछलियां का एक समूह। ठीक है, पीसेस आप नाम कभी भी देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या बनना चाहिए? एकदम मछली का। ठीक है, विजन कौन सा बनेगा? मछली। पीसेस मतलब ही मछली ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो पीसेस जो है हमने सुपर क्लास किसमें डिवाइड किया है? पीसेस में एंड टेट्रापोडा में। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे मछलियों के बारे में। ठीक, अब हमने सॉरी फिर हमने क्या किया? पीसेस सुपर क्लास को हम डिवाइड करते हैं 5 क्लासेस में। ठीक है, हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5। प्लैकोडर्मी, इलास्टोमर्मी, होमोसिफेलाई, डिप्नोई एंड टीलियोस्टोमी। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम प्लैकोडर्मी के बारे में क्लास। ठीक, तो पहली बात तो ये प्लैकोडर्मी के जो मछलियां हैं, भाई मछलियों में पढ़ रहे हैं तो ये सारी मछलियां ही होंगी। ठीक है, ये पहली बात तो विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, विलुप्त हैं, अब नहीं पाई जाती, पहले पाई जाती थी। ठीक है क्लास, तो प्लैकोडर्मी के बारे में पहली बात तो यही आ गया कैरेक्टर में कि ये कैसी होती हैं सॉरी, ये विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो गई है अब तो। लेकिन जब उपस्थित थी तब तो कोई ना कोई कैरेक्टर होते होंगे, लक्षण तब तो कोई ना कोई होता होगा। तो इनका जो मेन कैरेक्टर है वो ये है कि इनके शरीर पर एक बाह्य कवच पाया जाता था। क्या पाया जाता था? बाह्य कवच। आपने जितनी भी मछलियां देखी हैं, किसी पे भी आपने बाह्य कवच नहीं देखा होगा, है ना? लेकिन प्लैकोडर्मी की जो मछलियां होती थी उन पर बाह्य कवच उपस्थित होता था। ठीक है, तो प्लैकोडर्मी में एक तो ये विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन इन पर क्या उपस्थित होते थे? बाह्य कवच होते थे। क्लास में यहाँ पे एक एक दो दो कैरेक्टर ही बता रही हूँ क्योंकि इन सब के बारे में फिर आपको डिटेल में बताया जाएगा 1 by 1। ठीक है, प्लैकोडर्मी क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इलास्टोब्रैंकाई के बारे में। इलास्टोब्रैंकाई के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इलास्टोब्रैंकाई की जो फिशेज होती है क्लास, ठीक है, इनमें एंडोस्केलेटन तो होगा। ठीक है, एंडोस्केलेटन तो प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो प्रेजेंट होता है आपका कार्टिलेजिनस। हिंदी में लिख देती हूँ, कार्टिलेजिनस का मतलब रहता है कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होगा इसका अंतःकंकाल? कार्टिलेज मतलब उपास्थि, क्योंकि आप लोग कार्टिलेजिनस का मतलब नहीं समझ पाएंगे, है ना? तो ये किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना रहेगा। ठीक है, कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं? उपास्थि। इसमें क्या उपस्थित रहती थी? एंडोस्केलेटन उपस्थित है। एंडोस्केलेटन किसका बना होगा? उपास्थि का, मतलब कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, वहीं जब हम बात करें होमोसिफिलाई की, ये होलोसिफिलाई का मतलब हो जाता है इनमें होलोस्टाइलिक टीथ प्रेजेंट रहते हैं। होलो मीन एक जैसे, होलो स्टाइलिक टीथ, इनके जो दांत होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? होलोस्टाइलिक प्रकार के होंगे। ठीक है, वहीं अब हम बात कर लेते हैं डिप्नोई के बारे में। तो क्लास डिप्नोई को अगर मैं क्या करूं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। तो मुझे 2 शब्द देखने के लिए मिलेंगे, डाई एंड नोई। ठीक है, अब यहाँ पर डाई का मतलब हो जाता है 2। अब इसमें 2 का मतलब इसमें कुछ 2 चीज उपस्थित होंगी, मतलब, है ना? आप लोग जनरली जानते हैं फिशेज में श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। ठीक है, क्लोम के द्वारा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्लोम, है ना? तो डिप्नोई में गिल्स तो उपस्थित होती ही होती है श्वसन के लिए।
इसके अलावा एक और श्वसन अंग और उपस्थित रहता है इसमें, जिसे हम बोलते हैं क्या? एयर ब्लैडर। क्या? एयर ब्लैडर। तो डिप्नोई नाम में ही छुपा हुआ है इसका कैरेक्टर, ठीक है। डिप्नोई मतलब दो, इसमें दो चीज उपस्थित होती है। क्या? इसमें श्वसन के लिए दो अंग पाए जाते हैं। पहली बात, एक तो गिल्स तो नॉर्मल सभी फिशेस में होती हैं, और दूसरा इसमें क्या उपस्थित होते हैं? आपके एयर ब्लैडर पाए जाएंगे। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं टीलोस्टोमी के बारे में, ठीक है। तो टीलोस्टोमी की जितनी भी फिशेस होती हैं क्लास, वो सभी बोनी फिशेस कहलाई जाती हैं। क्या कहलाते हैं उन्हें? बोनी फिशेस। बोनी फिशेस मतलब बताते हैं, एक सेकेंड। देखिए, आपने इससे पहले पढ़ा था इलेस्मोब्रेंकाई। इलेस्मोब्रेंकाई में जो अंतः कंकाल था वो पास्थी का बना हुआ था, कार्टिलेज का, है ना। तो इन्हें तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि इनमें अंतः कंकाल उपास्थि का है, राइट। लेकिन जब हम बात करें टीलोस्टोमाई की, ठीक है, तो इनमें अंतः कंकाल बोन्स का बना होगा, ठीक है। इन्हें हम इसलिए क्या बोलते हैं? बोनी फिशेस। तो टीलोस्टोमा में जितनी फिशेस आएंगी वो कैसी आएंगी? बोनी फिशेस आएंगी, ठीक है ना। सभी बोनी फिशेस किसमें होती हैं? आपकी टीलोस्टोमा में। क्लियर? आप लोगों को दिखाई दे रहा है वैसे इतनी बीच में ये आ नहीं रहा आप लोगों के में? क्या हाँ या ना में कुछ जवाब दो। दिख रहा है ना? नहीं तो कहीं और बैठ के देखें भाई, ये नहीं समझा तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को बहुत बेसिक कैरेक्टर बताए जा रहे हैं, बहुत बेसिक, है ना। तो ये चीज एक बार आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, बाकी सब तो मुझे उसमें से बताने हैं, ठीक है। चलें आप, अब हम बात कर लेते हैं अपनी टेट्रापोडा के बारे में क्लास, ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करें टेट्रापोडा, इस शब्द को अगर मैं दो भागों में विभक्त करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ मुझे दो शब्द देखने के लिए मिलेंगे, टेट्रा एंड पोडा, ठीक है। नाम में ही छुपा हुआ है सब कुछ। अगर टेट्रापोडा को मैंने दो भागों में विभक्त किया तो मुझे यहाँ पर दो शब्द देखने के लिए मिलेंगे, फर्स्ट इज टेट्रा एंड सेकंड इज पोडा। टेट्रा मतलब क्या रहता है बताएंगे कोई? जानते सब है? एग्जैक्टली, चार। क्या है अब इसमें चार? क्या है? पोडा। पोडा मीन, अरे पोडा मीन पैर। पोडा मीन क्या रहेगा? पैर, मतलब लेग्स। टेट्रापोडा में आने वाले जितने भी सदस्य होंगे उनमें चार पैर उपस्थित होंगे, ठीक है। अब आप इसी कैरेक्टर को जितने में भी आप पढ़ेंगे ना क्लासेस में, उन सब में आप यही देखेंगे, उन सब में 4 लेग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जनरली आप लोग मैमल्स तो आप जानते ही हैं, ठीक है, मैमल्स पर ही पहुंचते हैं अभी हम। अच्छा क्लास, एक सेकेंड, यहां तक क्लियर है? रिवीजन करवाइए, ठीक है। देखें, अब हम बात कर लेते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का बेसिक कैरेक्टर, की कैरेक्टर क्या है? इसमें 4 लेग्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वहीं अब हमने क्या किया? टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में, मतलब 4 वर्गों में डिवाइड किया है। कितनी क्लासेस में? 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया मतलब उभयचर। इसका मुझे कैरेक्टर बताएं, अब सब जानते हैं, इतना तो पढ़ सभी आए हैं भाई 12th तक तो। उभयचर का ऐसे जंतु, देखिए क्लास, यहाँ पर एम्फी, मैंने भी यहाँ पर दोबारा क्या किया है, इस शब्द के दो भाग कर दिए हैं, एम्फी एंड बिया। एम्फी मतलब होता है दोनों, ठीक। एम्फी मतलब होता है दोनों। जहां पर भी आप एम्फी मतलब देख ले तो उसका मतलब हो जाना चाहिए दो, ठीक। बिया, बिया मीन हो जाता है एनिमल्स। इट मीन्स ऐसे जंतु जो दोनों जगह रहते हो। दोनों जगह कौन कौन सी होंगी? जल और थल, ठीक है। जल और थल, इसका एग्जाम्पल बता दे मुझे आप। गुड। रेप्टिलिया, सरीसृप। हाँ, सरीसृप का मैं लक्षण पूछ रही हूँ, ये तो मैंने एग्जैक्टली। देखिए,
जब हम बात करें रेप्टीलिया की, तो रेप्टीलिया वर्ड जो है वो रेप्ट्यूलस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो रेप्ट्यूलस मीन होता है क्रीप। अगर मैं इस रेप्टीलिया का मतलब बता दूं, यहाँ इसको हटा देती हूँ, ठीक है। तो इसका हिंदी रूपांतरण से बताया जाएगा, डोंट वरी। देखें, रेप्टीलिया वर्ड किससे मिलकर बना है? रेप्ट्यूलस से। रेप्ट्यूलस मतलब होता है क्रीप। क्रीप, क्रीप माने होता है रेंगना, कहते हैं ना क्रीपिंग, है ना। तो यहाँ क्रीप माने क्या होता है? रेंगना। तो ये रेप्टीलिया में जंतु जो होते हैं, रेप्टीलिया में जो जंतु आते हैं वो कैसे होंगे? रेंग कर चलने वाले, ठीक है। कैसे आएंगे? रेंग कर चलने वाले। उदाहरण सांप, स्नेक, ठीक है। नेक्स्ट, एवीज। एवीज मतलब हो जाता है पूरा का पूरा पक्षी ग्रुप, ठीक है। एवीज का आप कहीं भी नाम देखेंगे तो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए पक्षी। एवीज को हम क्या बोलते हैं? पक्षी। तो मैं इसे पक्षी वर्ग कह सकती हूँ, एवीज क्लास, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएंगे? सभी पक्षी आ जाएंगे। उदाहरण मछली। हाँ, तो कौन सा पक्षी? पक्षी तो मैंने खुद ही लिखा हुआ है, एक पक्षी नहीं बता पा रहे हैं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज मैमल्स। मैमल्स में कौन से जंतु आते हैं भाई? हाँ ठीक है अभिषेक, गुड। बताएं जरा मैमल्स, इसका मतलब स्तनधारी जंतुओं में। एक सेकंड मैम, बस मेरा लास्ट रह गया, मैं इसे खुद कर लूंगी। हाँ भाई, मैमल्स में एक लक्षण बता दीजिए आप लोग। क्या? जरूरी तो नहीं है मैम, मैं खुद कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्लास, मैमल्स में जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, ये इसका की कैरेक्टर है, ठीक है। इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम में लगा देती हूँ। लेकिन इसका मुझे आप कोई बता सकते हैं, मतलब आप किसी भी एनिमल को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये मैमल है? कैसे पहचानेंगे? बताएं। आप जनरली जानते हैं कि जो डॉग होते हैं, ठीक है, मैं बिच की बात नहीं कर रही हूँ, बिच में तो आप चलिए फिर भी देख के बता सकते हैं, यस मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, डॉग में तो नहीं होते हैं। कैसे आप कहेंगे कि वो मैमल में है? क्यों नहीं रख दिया उसको किसी फिश में या किसी रेप्टाइल वगैरह में? बताएं कोई कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर बताइए, एक्सटर्नल कैरेक्टर। चलिए क्लास, एक काम करते हैं, रिजाइन करते हैं जब तक हम, और जरा आप लोग सोचकर बताइएगा, ठीक है। नहीं, टेल नहीं बेटा, सोचिए, तसल्ली से सोचिए आप।